आज मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। एक ऐसा दिन जिसकी तमन्ना हर लड़की अपने दिल में संजोती है। औरों की तरह मेरा भी दिल जश्न में डूबा हुआ था। आखिरकार मेरी शादी थी। हर रस्म, हर लम्हा खुशी से भरपूर था। मगर ये सारी खुशियाँ उस वक्त चकनाचूर हो गई जब मेरा शौहर शादी की पहली रात मुझे मेरे ससुराल या हमारे नए घर ले जाने के बजाय सीधा एक अस्पताल ले आया। मुझे और भी हैरत तब हुई जब उसने एक सुनसान कमरे में ले जाकर कहा, अब हम यहीं रहेंगे। मैं एकदम सन्न रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातों में रहस्य। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या माजरा है? हमें तो अपने घर जाना चाहिए था, फिर यहाँ क्यों? वो मेरी बातों का जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक उसका फोन बजा। एक अजीब सी झुंझलाहट के साथ वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। घबराहट के मारे मैं भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही उसके शब्द मेरे कानों तक पहुंचे, मेरा पूरा जिस्म सिहर उठा। वो बेहद धीमे लेकिन सख्त लहजे में किसी से कह रहा था, मैं इसे सीधा अस्पताल ले आया हूँ, सब कुछ इंतजाम के मुताबिक है। ना कोई यहाँ आएगा, ना किसी को भनक लगेगी। बगैर किसी शोर शराबे के हमारा काम तमाम हो जाएगा। ये सुनकर मेरी नस नस में सिरहन दौड़ गई। मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा और दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो जैसे ही पलटा मुझे देखकर चौंक गया और हड़बड़ी में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके इस तरह पूछने से मैं फौरन होश में आई। फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहने लगी, बस यूं ही आपके पीछे चली आई। मेरा जवाब सुनते ही मेरा शौहर मुझे शक की नज़रों से देखने लगा। शायद वो इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कुछ सुना तो नहीं, मगर वो मेरे चेहरे की नॉर्मल सूरत को देखकर वो नॉर्मल हो गया और फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे कमरे के अंदर ले गया। कमरे का माहौल देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरा अस्पताल के बिल्कुल वार्ड जैसा था। बेड पर बिठा दिया और मुझे खाना खिलाने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए खामोशी से खाना खाना शुरू किया, मगर दिल में हजार सवाल थे। वो कुछ देर बाद बाहर चला गया और जब लौटा उसके हाथ में एक डिब्बा था। वो मेरे करीब आया, मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और धीरे से कहा, आज तुम मुझे वो देने जा रही हो जिसकी ख्वाहिश मुझे पिछले 3 साल से है। उसकी आंखों की चमक डरावनी थी और उसके लफ्ज़ों की गर्मी मेरे पूरे वजूद को झुलसा रही थी। अचानक उसने उस डिब्बे से एक इंजेक्शन निकाला और मुझे लगाने की कोशिश की। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने मेरे बैक साइड में सुई चुभो दी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरा सिर चकराने लगा। मेरे कुछ भी पूछने या करने से पहले ही मैं बेहोश हो गई, बेड पर लुढ़क गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब होश आया तो मेरा सर फटा जा रहा था, जिसमें अजीब सी टूटन और कमजोरी थी। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जैसे ही मेरी नज़र अपने जिस्म पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। रात को जो मैंने कपड़े पहने थे वो गायब थे और एक सादा सा सूट मेरे जिस्म से चिपका हुआ था। ये देखते ही मेरा वजूद कांपने लगा। कई तरह की सोच मेरे जहन में उभरने लगी। बहुत कुछ गलत होने का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा था। घबराते हुए कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई। मेरा शौहर तो कहीं नज़र नहीं आया, मगर मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो फर्श पर पोंछा लगा रही थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये औरत कौन है? ये यहाँ कैसे आई? क्योंकि रात तक तो मैं और मेरा शौहर ही कमरे में थे। वो औरत भी मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे मैं कोई अजनबी या गुनहगार हूँ। मैंने हिम्मत करते हुए उस औरत से सवाल किया, मेरे कपड़े किसने बदले? मेरा शौहर कहाँ है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे शौहर ने यहाँ मेरी निगरानी के लिए रखा है? मेरे सवालात सुनते ही वो औरत सकपका गई, लेकिन जल्दी ही अपने लहजे को संभालते हुए बोली, मुझे हुक्म है कि आपसे किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू ना करूं, इसीलिए मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब ना देने के लिए मजबूर हूं। उसके लहजे में सख्ती थी और आंखों में बेजारी। फिर उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और हाथ का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गई और मैं वहीं खामोश बैठी उसकी पीठ को जाते हुए देखती रही।
अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। दिल बेतहाशा परेशान था। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? वो कौन सा इंजेक्शन था? और मेरा शौहर, वो कहाँ गायब हो गया? ये तमाम ख़यालात मेरे जहन में चक्कर काट रहे थे। मेरा दिल, मेरा दिमाग सब सुन्न हो चुका था। मैं एक बार फिर बिस्तर पर गिर गई और छत को घूरती रही। 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि वही औरत फिर कमरे में दाखिल हुई। इस बार उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी, लेकिन उसके पीछे जो शख्स आया उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वो मेरी माँ थी। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीमी रफ्तार से मेरे पास आई और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया और फिर वो बेहिसाब रोने लगी। माँ को यूं टूटकर रोते देखना मेरे लिए किसी सदमे से कम न था। मैंने तो उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, ना इंजेक्शन का जिक्र किया, ना उस डरावनी रात का, ना अपने शौहर की हरकतों का। तो फिर माँ इतनी क्यों रो रही थी? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अम्मा आप कैसे आ गई? उन्होंने मेरे माथे को चूमते हुए जवाब दिया, दिल बेचैन था, चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए तुझे देखने चली आई। लेकिन उनका लहजा और उनका चेहरा कुछ छुपा रहा था। मैंने देखा अम्मा के हाथ काँप रहे थे और वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। कल तक तो अम्मा बेहद खुश थी। मेरी रुखसती के वक्त उन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया था। फिर आज ये बेचैनी क्यों? मैं कुछ और पूछती उससे पहले ही दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में कुछ और था। वो तीखी नज़रों से अम्मा की तरफ देखते हुए पूछने लगा, आप यहाँ सुबह ही सुबह क्या लेने आई हैं? अम्मा मेरे शौहर का सवाल सुनते ही घबराते हुए बोली, बस बेटा, अपनी बेटी को देखने चली आई थी। मेरे दिमाग में सवालात की एक लड़ी थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं खामोश थी जैसे कोई तमाशबीन। ना किसी ने मुझसे कुछ कहा, ना किसी ने पूछा कि मैं कैसी हूँ। थोड़ी ही देर में अम्मा चली गई और मेरा शौहर दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आया। उसने मुझे फिर से खाना खिलाया और कुछ दवाइयाँ दी। मैं थक चुकी थी और शायद उन गोलियों में कुछ था, क्योंकि मेरे देखते ही देखते नींद की एक भारी चादर ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। जब मेरी आँख खुली तो कमरे में एक नर्स मौजूद थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी उठिए, सर किसी भी वक्त आने वाले हैं और उनके आने से पहले आपको तैयार करना है। उसने एक नीले रंग का बैग उठाया और पास रख दिया। फिर उसमें से एक गहरे मेहरून रंग की लंबी फ्रॉक निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये पहन लीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से तैयार कर सकूं। मैं अभी तक नींद की गिरफ्त में थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने चुपचाप उसे देखा तो वो थोड़ा झुंझलाकर बोली, प्लीज़ जल्दी करें, हमारे पास बहुत कम वक्त है। उसकी बातों, उसके अंदाज़ और उसकी मौजूदगी ने मेरे सर को फिर चकरा दिया, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस मैं चुपचाप बैठ गई। वो लड़की तेज़ी से अपने बैग से ब्यूटी बॉक्स निकाल कर लाई और फिर मेरे चेहरे पर मेकअप करने लगी, बिल्कुल उस तरह जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। मगर इस बार मैं ना दुल्हन थी, ना ये शादी थी और ना ही ये खुशी का कोई लम्हा। जैसे ही उसने मुझे सजाकर पूरा किया, वो गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने धीरे से एक बड़ा आईना मेरे सामने रखा। मेरी नज़र जब शीशे में अपने आप से टकराई तो मैं मुस्कुरा उठी, क्योंकि मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो, वो मुश्किल से मुस्कुराई और फिर कमरे से बाहर चली गई। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी थी कि तकरीबन रात 10 बजे के करीब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसने आते ही मुझे धीरे से हिलाया तो मैं झट से उठ बैठी। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और उसने मेरा हाथ थामा और अपने लबों से लगाया और एक रहस्यमयी अंदाज में बोला, राम्या ने वाकई तुम्हें बहुत प्यारा तैयार किया है। अब तो तुम्हें देखकर मेरे दोस्तों को भी काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई, मगर वो बस हंसता रहा। तुम्हें मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस यूं ही बकवास कर रहा था, उसने शरारत से कहा। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि फिर तुम्हारे जिस्म को तो बहुत कुछ सहना है ना।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप उसके हर हुक्म की तामील करती रही। मेरी हालत एक बेजान कठपुतली जैसी हो गई थी। उसकी हर बात एक नई उलझन पैदा कर रही थी। खाने के बाद वो फिर बाहर चला गया और जब दोबारा आया तो उसके हाथ में वही बॉक्स था जिसमें से इंजेक्शन निकालकर उसने मुझे लगाया था। मैं सोच में पड़ गई, क्या आज फिर वही होगा? क्या वो मुझे फिर बेहोश करेगा? घबराते हुए मैंने उससे पूछ ही लिया, ये आपके हाथ में कैसा इंजेक्शन है? मेरे सवाल पर वो एक पल को सन्न रह गया, फिर जबरन मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी कामयाबी की कुंजी है। उसके लहजे में छिपी वहशत ने मुझे अंदर तक दहला दिया। मैं कांपती आवाज़ में बोली, मुझे बेहोश करके आपको आखिर मिलेगा क्या? लेकिन उसने कुछ ना कहा और अगले ही पल मैं एक बार फिर होश खो बैठी। अगले दिन तकरीबन 11 बजे जब मेरी आँख खुली, कमरे में कल वाली औरत मौजूद थी, लेकिन आज उसके साथ मेरा शौहर भी था। मेरे शौहर ने एक काले रंग की पोटली औरत को थमाई और झुंझलाकर बोला, लो ये रख लो, और अगर किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो ऐसा अंजाम कर दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। औरत कांपते हुए बोली, नहीं डॉक्टर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मेरे शौहर ने उसे जाने का इशारा किया और फिर वो भी बाहर निकल गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। मैं एक बार फिर उसी महरून फ्रॉक में थी जो अब मेरे जिस्म से चिपक कर सज़ा का एहसास दे रही थी। मेरा बदन हर जगह से दर्द कर रहा था, जैसे कोई ज़ख्म हर पल ताज़ा हो रहा हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं अपने ही ख़यालात में डूबी हुई थी कि दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगा, लेकिन मुझे उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल जहर लग रही थी। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे अपने शौहर का मकसद जानना था। मुझे जानना था कि आखिर हर रात मेरे साथ क्या होता है और हर सुबह मेरा जिस्म दर्द क्यों करता है। आखिर चल क्या रहा है? मुझे ये सब जानने के लिए अपनी माँ की मदद की ज़रूरत थी और दूसरा अपने शौहर का भरोसा जीतना था। इसीलिए मैं खामोशी से अपने शौहर की हर बात मानती थी। इसीलिए जैसे ही वो मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुरा दिया। मुझे यूं मुस्कुराता देख उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो मेरे पास आकर बैठ गया। एक बार फिर मुझे खाना खिलाया और दवा भी दी, और फिर वही नींद की गहरी बोझ लहर ने मुझे अपने अंदर डुबो दिया। शाम के तकरीबन 6 बजे फिर वही लड़की आई, मुझे जगाया और मुस्कुराकर बोली, तैयार हो जाइए, आज फिर से आपको सजाना है। अब मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, मुझे तो मालूम था कि वो आएगी ही। मैंने चुपचाप कुर्ता पजामा उठाया और वॉशरूम चली गई। बाहर आई तो उसने झटपट मुझे मेकअप करके तैयार किया और इस बार वो मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने लगी। आप तो वाकई बहुत हसीन हैं, ऊपर से जो सुकून आपके चेहरे पर है वो तो दिल चुरा ले। मगर मुझे अपने ही हाल पर तरस आ रहा था। मैंने ज़बरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला दी। वो बोली, देखिए ना, आपकी मुस्कुराहट ने तो मेरी भी रूह को छू लिया। और फिर दरवाज़े से मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आज भी वही रहस्यमयी गहराई थी जो हर रोज़ मेरे वजूद को थोड़ा और मिटा रही थी। और फिर उसने अपने हाथ में थामा हुआ वही इंजेक्शन वाला बॉक्स साइड टेबल पर रख दिया। अब उसकी तमाम तवज्जो सिर्फ मुझ पर थी। मेरी आंखों में झांकते हुए वो मेरे बेहद करीब आया और मेरे कानों के पास आकर सरगोशी करने लगा। मेरा मकसद सिर्फ कुछ दिनों का फासला है, वो फुसफुसाया। बस उसके बाद मुझे अपनी बरसों की रियासत का ताज मिल जाएगा। मैं वो हासिल कर लूँगा जिसके लिए सालों से तरस रहा हूँ, और ये सब मुमकिन हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसीलिए शुक्रिया। वो मुस्कुराता रहा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से दिल लगा बैठा हो, और मैं बेजान आँखों से उसे बस देखती रही।
मेरी खामोशी शायद उसकी जीत थी। फिर उसने मेरा हाथ थामा, मुझे खाना खिलाया और उसी सलीके से इंजेक्शन निकाला। इस दर्द के लिए मुझे माफ़ कर देना, मगर ये बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर उसने वो इंजेक्शन मेरी नस में उतार दिया। अगली सुबह फिर वही मंज़र, हर दिन का एक ही सीन, शौहर का आना, इंजेक्शन देना, औरत का साथ आना। फिर शाम होते ही वो लड़की मुझे तैयार करने आ जाती। सुबह फिर वही सिलसिला। मेरे जिस्म की हर हरकत, हर बात मानो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो, जिसे मैं बार बार निभा रही थी। जब मैंने ये सब अपनी अम्मी को बताया तो उन्हें ठंडा पसीना आ गया। मेरी बात ख़त्म होते ही वो बुरी तरह कांपने लगी। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए ही है, उन्होंने कहा, और ख़बरदार अगर किसी से इसका जिक्र भी किया, वरना मुझे कभी माँ मत कहना। उनका रवैया मेरे लिए नासूर बन गया। मुझे तो लगा था वो मेरा सहारा बनेंगी, मगर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। मैं चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है अम्मा, जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूँगी। मगर अब मेरे अंदर बेचैनी की आंधियाँ चलने लगी। अब मुझे हर हाल में सच जानना था। अम्मा के जाने के बाद मैं चुपके से कमरे से निकली। अस्पताल की गलियों में छुपती छुपाती फार्मेसी पहुंची और ऐसा इंजेक्शन लिया जिसका असर ना के बराबर था। वो इंजेक्शन लेकर फ़ौरन वापस कमरे में लौट आई। दिन एक आम दिन की तरह ही गुजरा। वही सज धज, वही दिखावा। और फिर रात जब मेरे शौहर ने इंजेक्शन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने झूठ मूठ की ज़िद की कि अभी मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ अभी के अभी लाकर दीजिए। वो झुंझलाया लेकिन मान गया। वो जैसे ही बाहर गया, मैंने झट से इंजेक्शन अपने इंजेक्शन से बदल दिया। कुछ देर बाद वो आइसक्रीम लेकर आया। मैंने आइसक्रीम खाकर इंजेक्शन लगवा लिया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। जैसे ही मेरे शौहर को अंदाज़ा हुआ कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ, उसने फ़ौरन फ़ोन करके कुछ लोगों को अंदर बुला लिया और धीरे धीरे मेरे आसपास बहुत से लोग जमा हो गए। इतने लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने झट से अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही मेरी नज़र सामने गई, मेरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा नाम खनक है और मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब मैं अपने मामा के घर रहने आ गई थी। मेरे बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। मामा और मामी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मोहब्बत दी गई। उनकी 2 बेटियां थीं, मगर कभी मुझ में और उनमें फ़र्क नहीं किया गया। मुझे पढ़ाया गया, प्यार दिया गया। मगर एक दिन मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, इलाज शुरू हुआ। मैं चंद दिनों में ही ठीक हो गई, मगर वहाँ के सीनियर डॉक्टर को मैं पसंद आ गई और उसने अम्मा से मेरा हाथ मांग लिया। मामा इस निकाह के खिलाफ थे, मगर अम्मा ने हामी भर दी और 2 दिन के अंदर ही मेरा निकाह तय कर दिया गया। शादी के दिन सब खुश थे, मगर मुझे घर ले जाने के बजाय मेरा शौहर सीधे एक अस्पताल के कमरे में ले आया। मुझे कुछ गलत महसूस होने लगा। वो मुझे हर दिन इंजेक्शन देता रहा, मगर एक दिन मैंने उसका इंजेक्शन बदल दिया। मेरी ज़ोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि मैंने देखा कि कमरे में जगह जगह मशीनें लगी हुई थी और मेरे बेड के दोनों तरफ 2 नर्सें मास्क पहने, हाथ में ब्लेड लिए मेरे ऊपर झुकने को तैयार थी। मेरा शौहर भी मास्क पहने मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं डर के मारे उठ बैठी। मेरी इस तरह की हालत देखकर सब एक दूसरे की तरफ परेशान निगाहों से देखने लगे। तभी मेरे शौहर ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही सब कमरे से बाहर निकले, वो मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठा, मेरे दोनों हाथ थाम लिए और बड़ी ही रहम भरी नज़रों से मुझे देखने लगा, जबकि मेरा पूरा वजूद अब भी कांप रहा था। मैं सिहरती निगाहों से उसे देख रही थी। उसने मेरी हालत को महसूस करते हुए नरमी से कहा,
खौफ मत खाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और अब जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना, बस यकीन। फिर वो धीरे धीरे एक ऐसा सच बयान करने लगा जिसने मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में डुबो दिया। उसने कहा, मुझे शादी नहीं करनी थी खनक, क्योंकि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए मैंने अपना पूरा वक्त अपने काम और हॉस्पिटल को देना शुरू कर दिया। एक दिन यूं ही फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था कि एक तस्वीर नज़र आई और मैं उस तस्वीर का कैदी बन गया। मैंने फ़ौरन उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, इंस्टाग्राम खोला, हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। घर वालों ने फिर शादी के लिए दबाव बनाया, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने प्राइवेट अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। एक दिन किस्मत ने मुझ पर रहम किया। वही लड़की एक मरीज़ बनकर मेरे सामने आ गई। जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि वो लड़की दरअसल शुरू से पाकिस्तान की ही रहने वाली थी, मगर जब मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो दिल रो पड़ा। उसे लीवर कैंसर था और हालत इतनी संगीन थी कि ज़िंदा रहने के चांस सिर्फ 10% थे। उसे हर वक्त निगरानी में रखना ज़रूरी था। एक तरफ मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, दूसरी तरफ उसकी नाजुक हालत। इसीलिए मैंने उससे निकाह कर लिया और अस्पताल की वेबसाइट के एक रूम में उसका इलाज शुरू करवाया। मगर मैंने उससे उसकी बीमारी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर उसे सच्चाई पता चलती तो शायद वो जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ देती। मैं हर शाम उसे सजवाता, हर रात उससे मीठी मीठी बातें करता, उसे उलझाए रखता ताकि वो अपनी सेहत के बारे में ना सोचे। उसकी माँ ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी उससे बढ़कर थी। हर रात मैं उसे बेहोश करके अपने बाकी साथियों की मदद से उसका इलाज करता, क्योंकि अगर वो होश में होती तो उसका जिस्म ये सब सह नहीं पाता। और वो लड़की कोई और नहीं, तुम थी। जैसे ही उसने ये हकीकत बयान की, मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। शुक्र के आंसू, मोहब्बत के आंसू। जिसने मुझसे इतनी मोहब्बत की, मैंने उसी को कितनी बार गलत समझा। मैंने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े, मगर उसने नरमी से मेरे हाथ नीचे किए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस लम्हे में मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। मैंने उसके सीने से सर उठाकर कहा, चलिए अब देर मत कीजिए, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दीजिए और मेरा इलाज शुरू कीजिए। मेरी बात सुनकर वो दिल से मुस्कुराया और फिर उसने वो इंजेक्शन लगा दिया। इलाज शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि और नई नई दिलचस्प कहानियों की सबसे पहली अपडेट आपको मिले। थैंक यू।